नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके यूपी टेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आज का टॉपिक है आपका प्रैक्टिस सेट का अव्यय, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन बुक से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आजकल मौसम बदलने लगा है। आजकल मौसम बदलने लगा है। इसमें रेखांकित पद का पद परिचय होगा। इसमें आपको जो रेखांकित पद है उसका पद परिचय आपको बताना है। ऑप्शन ए है विशेषण, मौसम विशेष्य का विशेषण, पुल्लिंग और एकवचन। बी ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और है क्रिया का विशेषण है। सी है कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। और डी ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, लगा क्रिया का विशेषण है। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आजकल। आजकल का क्या मतलब होता है, किससे है, ये समय से है। तो क्या हो जाएगा, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो कालवाचक सी और डी में है तो ए और बी हमारा कट जाएगा। फिर क्या है, आजकल मौसम बदलने लगा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बदलने लगा है क्या है, ये क्रिया का विशेषण है। लगा क्रिया है और बदलना उसका विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। आजकल मौसम बदलने लगा है वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। शेष अन्य दिए गए कथन त्रुटिपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप वहाँ मत जाइए। आप वहाँ मत जाइए रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। निषेधात्मक अव्यय, निपात। सी ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आप वहाँ मत जाइए, इसमें कौन सा हो जाएगा अव्यय, इसमें हो जाएगा निषेधात्मक अव्यय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आहा, दक्षिण। बताइए कौन सा अव्यय है इसमें। इसमें अव्यय आपका ऑप्शन सी आहा। व्याख्या देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। जैसे आहा, हाय, वाह, सबास, सबास, आहा और किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। ये आपकी क्या होगा, अव्यय जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता। अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अव्यय इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या क्या है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है, कौन सा अव्यय है, वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। अभी ऊपर बताया था अव्यय क्या होते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता है, किसके अनुसार, लिंग, वचन आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तथा। आगे चलते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये उपसर्ग है प्रतिदिन, या फिर अव्यय है, या सर्वनाम है, या फिर कारक है। तो प्रतिदिन ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदले नहीं जाएंगे, इनमें कोई विकार नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, वाक्य में प्रतिदिन अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और। अव्यय क्या होगा, अभी ऊपर बताया है।
तो क्या हो जाएगा इसमें अव्यय? इसका आंसर हो जाएगा आपका और, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन शब्दों के रूप में, ये तो आपको पता चलेगा, इसकी परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी कि जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, धीरे, कब, धीरे धीरे, कहाँ, और ये शब्द के होते हैं, अव्यय होते हैं। वह, नेक्स्ट प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो इसमें आपको अव्यय बताना, वह, बी ऑप्शन है हमेशा, सी है अपने, डी ऑप्शन है गीत। बताइए क्या हो जाएगा अव्यय? क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अव्यय हो जाएगा हमेशा। हमेशा शब्द क्या है? अव्यय है। बी आंसर इसका सही है। आगे बात करते हैं, वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद आपको बताना है। वह काम नहीं करता। बताइए 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें अव्यय होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें अव्यय हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, आया हुआ एग्जाम है। वह काम नहीं करता है, वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः नहीं क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और, बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइएगा सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका और शब्द जो है ये आपका अव्यय है। आगे चलते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। बी ऑप्शन है वचन कहलाते हैं, सी ऑप्शन है अव्यय कहलाते हैं, डी ऑप्शन है वाच्य कहलाते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अभी तक यही सब हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 4 प्रकार के ये होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान, कृष्ण। बताइए अव्यय क्या है? इसमें आपको अव्यय बताना है, अव्यय क्या है? तो इसमें अव्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ठीक शब्द जो है वो आपका अव्यय है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ठीक शब्द अव्यय है जिसके रूप में लिंग वचन कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, इधर, ठीक, वाह, आह एवं किंतु, परंतु। ये कैसे शब्द हैं? ये आपके अव्यय शब्द हैं। और उत्तर, जापान और कृष्णा कैसे हैं? ये आपके संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पद विकृत नहीं है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण या फिर क्रिया? बताइए कौन सा शब्द विकृत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय, जिसमें विकार नहीं होते हैं। आगे चलें। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द आपको बताना है। कटोरा अव्यय है, दूध अव्यय है, भर अव्यय है या पिया अव्यय? बताइएगा। डी, ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। उसने कटोरा भर दूध पिया, बताइए। तो भर क्या है? भर इसमें अव्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। कौन सा? मैं वहाँ होकर हूँ, बताइए। तो इसमें क्या होता है? अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, रूप, वचन, कारक आदि के कारण जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या देखते हैं। सार्थक ध्वनि के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहा जाता है और जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। जो सार्थक शब्द होते हैं
ध्वनि सार्थक ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पद कहा जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन शब्द हमें बताना है क्रिया विशेषण है, बी ऑप्शन है अव्यय है, सी ऑप्शन है सर्वनाम है और डी ऑप्शन है संज्ञा है। बताइए क्या है लेकिन शब्द जो है क्या है, तो लेकिन शब्द इसमें है आपका अव्यय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4 या फिर 2। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के होते हैं 4 भेद। कौन से, स्थानवाचक, कौन सा, स्थानवाचक, दूसरा बताइए कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, चौथा बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। चौथा हो जाएगा रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार इसके होते हैं। लेकिन कुछ और भी हैं इसमें। सामान्यतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। परंतु विद्वानों ने अन्य आधारों पर भी क्रिया विशेषण के भेद बताए। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, जैसे साधारण, संयोजक, अनुबंध। रूप के आधार पर 3 होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर परिमाणवाचक, रीतिवाचक। और परिमाणवाचक के 5 उपभेद होते हैं, अधिकता बोध, न्यूनता बोध, पर्याप्त बोध, तुलनावाचक या श्रेणीवाचक। लेकिन आपके यूपी टेट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 ही बताने हैं कि क्रिया विशेषण के सिर्फ 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है। बताइए, ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तेज, वह, दौड़ा, बहुत। क्रिया विशेषण हमें बताना है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत। बहुत तेज दौड़ा, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका बहुत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह बहुत तेज दौड़ा वाक्य में तेज शब्द क्रिया विशेषण है, वह सर्वनाम है, बहुत क्रिया विशेषण है, तेज क्रिया विशेषण है, डी और दौड़ा क्रिया है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज, मीठा, बुद्धिमान, पहला। तो क्रिया विशेषण इसमें क्या हो जाएगा, तेज। व्याख्या देखते हैं, प्रश्नगत विकल्पों में तेज शब्द क्रिया विशेषण है, बुद्धिमान, मीठा कैसे हैं, एक गुणवाचक विशेषण है, एवं पहला क्रमवाचक सूचक। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है सर्वनाम, वह चलते चलते रुक गया, इसमें सर्वनाम, अव्यय, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण का। बताइए किसका वाक्य है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता का बोध होता है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में चलते चलते शब्द रुकना किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ चलते चलते शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है। धड़ाधड़ शब्द का आपको रूप बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है क्रिया और डी है प्रविशेषण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर बताइएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी क्रिया विशेषण। धड़ाधड़ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण का रूप है। व्याख्या देखते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ धड़ाधड़ शब्द बिकना, बिकना क्या है? बिकना क्रिया है, और ये धड़ाधड़ शब्द किसकी क्रिया बता रहा है? बिकना शब्द की क्रिया ये बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया रूप, क्रिया भेद या फिर प्रतिक्रिया। अभी इसकी डेफिनेशन ऊपर आई थी, परिभाषा ऊपर आई थी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, बताना है इसमें क्रिया विशेषण क्या है? घोड़ा। बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है तेज, और डी ऑप्शन है दौड़ता है। तो इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना क्रिया है, और दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज शब्द। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी तेज। व्याख्या देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। अंधेरा, बी ऑप्शन है धीरे धीरे, सी ऑप्शन है चाल चलन, और डी ऑप्शन है सुंदर। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है इस शब्द में? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी धीरे धीरे शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक बाद आया, बताइए। 4 ऑप्शन है इसके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हमें इसमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाद। बाद शब्द इसमें क्रिया विशेषण है। व्याख्या देखते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह कल अवश्य आएगा, तो इस वाक्य में आएगा क्या है? क्रिया है, और अवश्य उसकी विशेषता है, तो अवश्य क्या हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार कुछ क्रिया विशेषण क्या है? जैसे धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य, ये सब क्या होते हैं? ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। बी ऑप्शन है क्रिया, सी ऑप्शन है सर्वनाम, और डी ऑप्शन है संज्ञा। तो धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे शब्द इसमें क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे शब्द हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। 27, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, ऑप्शन बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, और डी है क्रिया विशेषण। तो इसमें जो अत्यंत शब्द दिया हुआ है क्या है? यह क्रिया विशेषण शब्द है। किसकी विशेषता बता रहा है वो? तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। आगे चलते हैं। इस शब्द को आप देख सकते हो कई बार रिपीट हो गया, धीरे धीरे। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। कई एग्जाम में ये आया हुआ है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हुए हैं ज़्यादातर सब में ये आया हुआ है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है इसका क्रिया, बी ऑप्शन है संज्ञा, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण, और डी ऑप्शन है सर्वनाम। तो वह धीरे धीरे चल रहा है क्या है? क्रिया विशेषण है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक, बी ऑप्शन है क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है विशेषण, और डी ऑप्शन है सर्वनाम। तो लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है,
इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो इसका तो आंसर सबको याद ही हो गया होगा, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, राम धीरे धीरे पढ़ता है में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। संज्ञा शब्द जैसे राम, रामायण, महाभारत, समाचार पत्र, पुस्तक, पानी आदि। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह जाता है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा काला है, तो काला क्या है, यहाँ काला हो जाएगा, यहाँ विशेषण। निम्नलिखित में से एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिफल, प्रतिपल, बी सांझ सवेरे, सी कुछ न कुछ, डी वहाँ पर। तो बताइए इसमें संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, कौन सी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी वहाँ पर। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। वहाँ पर संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ न कुछ तीनों संयुक्त क्रिया विशेषण है। अतः जो शब्द संयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक यौगिक क्रिया विशेषण है। प्रतिपल, यहाँ तक, कुछ ना कुछ या फिर छटपट। बताइए यौगिक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी यहाँ तक। यहाँ तक शब्द जो है ये यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तक, घर बाहर, जहाँ तहाँ, यथाक्रम, बाहर भीतर, प्रतिदिन। ये कैसे शब्द हैं, यौगिक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, 3, 2, 7। बताइए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के होते हैं 4 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए, रूप के आधार पर भी 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं और परिमाणवाचक के आधार पर 5 उपभेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है कौन सा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें हमें बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। जल्दी आंसर बताइएगा इसका। यूपी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन आया है 2013 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। व्याख्या देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। कौन सा, बहुत। अन्य विकल्प वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है, ये इसका आंसर नहीं है। आगे है, धावक तेज गति से दौड़ता है। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या फिर रीतिवाचक। जो तेज गति ये शब्द है ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, क्या पता चल रहा है इससे, तेज से, इससे स्थान का पता चल रहा है आपको या फिर परिमाण का पता चल रहा है या काल का पता चल रहा है या फिर रीतिवाचक का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 35 का आंसर बताइएगा सभी कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक। इसकी व्याख्या की बात करते हैं, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। उक्त वाक्य में परिमाणवाचक के भेद कितने हैं। उक्त वाक्य में परिमाणवाचक भेद है। तो क्या होता है ये, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं अधिकता बोध, जो अधिकता बोध कराते हैं, न्यूनता बोधक होते हैं, पर्याप्तिवाचक होते हैं या तुलनावाचक होते हैं या फिर श्रेणीवाचक। जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर चलते हैं।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? इसमें बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ग्राम पंचायत अधिकारी पुनः परीक्षा 4 तारीख में, ये 2016 में आया हुआ पेपर है ग्राम पंचायत में। तो आप बताओ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है। ऑप्शन ए है क्षण भर, बी है निस्संदेह, सी है अन्यत्र और डी है अत्यंत। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्रिया विशेषण हमें बताना है, तो इसमें हमें बताना परिमाणवाचक में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, जहाँ जिससे स्थान का बोध होता है, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर आदि। कालवाचक, जिससे समय का बोध होता है, रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन। परिमाणवाचक, जिससे परिमाण का बोध होता है, जैसे बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि। रीतिवाचक, ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए ये शब्द होते हैं रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, रीति का बोध हो रहा। परिमाणवाचक यानी परिमाण का बोध हो रहा है इससे। स्थानवाचक यानी कि स्थान का बोध हो रहा है। ये कालवाचक या फिर काल का। तो बताइए प्रतिदिन कैसा है। प्रतिदिन जो है आपका है ये कालवाचक, यानी समय का बोध हो रहा है। प्रतिदिन का मतलब रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। सुबह नाश्ता बनाती है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक। तो इसमें क्या है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो इसमें सुबह यानी कि समय का बोध हो रहा, तो यानी कालवाचक। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, इसमें है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्य में कालवाचक विशेषण होगा क्योंकि यहाँ समय का बोध हो रहा है। शब्द जैसे आजकल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कैसे शब्द हैं, कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थानबोधक में, स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर उधर। दिशावाचक में दिशा का बोध होता है। रीतिवाचक में प्रकार का बोध होता है, प्रकार, निश्चय, कारण, निश्चय, अनिश्चय। परिमाण में परिमाण का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बताइए। रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो इसमें क्या है, रात, और रात किसका बोध करा रहा है, समय का, तो इसमें हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्लियर है, सब सही दिख रहा है, बता दीजिएगा। आवाज़ वगैरह सब ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रश्न है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। पहला ऑप्शन है स्थानवाचक, बी ऑप्शन है रीतिवाचक, सी ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइए। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रोज से आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, समय का, तो इसमें हो जाएगा काल का बोध हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी जिनसे समय का बोध होता है, जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि। रीतिवाचक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराते हैं, तरीके का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, बहुत, इतना, ये सब क्या है, परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है।
आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी है रीतिवाचक, सी है कालवाचक और डी है परिमाणवाचक। ये क्वेश्चन अभी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीतिवाचक। रोज से कि इससे क्या पता चल रहा है, समय का बोध हो रहा है। आगे चलते हैं। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या होगा? करता है, बात, धीरे या फिर धीरे धीरे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रीतिवाचक कीजिए अव्यय क्या हो जाएगा इसमें? धीरे धीरे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अव्यय कैसे होते हैं? अव्यय सदैव मूल रूप में रहते हैं। इन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये सदैव क्या है? अपरिवर्तन रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कभी कभी एक क्रिया विशेषण कैसा है? परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालवाचक, कभी कभी, है ना। आगे चलें। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ व्याख्या मैं खुद ही बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो मोहिनी तेज दौड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। इसमें ये पता चल रहा है कि कैसे दौड़ती है ना, तो रीतिवाचक। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? 10:05 पर गाड़ी छुड़ेगी। 10:05 पर। तो ये क्रिया विशेषण है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है या फिर क्रिया है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। ठीक है, इस मकान की छत के ऊपर, ये है, हमें क्रिया विशेषण बताना है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव, बी ऑप्शन इस मकान की छत और डी है गांव दिखता है। बताइएगा, आया हुआ क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में। तो कहाँ से? इस मकान की छत के ऊपर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है, इस मकान की छत के ऊपर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो इसमें बताना है कि मेरे गांव के चारों ओर जो ये रेखांकित भाग है, इसमें कौन सा पदबंध है? ये क्रिया विशेषण है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है या क्रिया है? बताइए। तो क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, क्या व्याख्या है इसकी? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। वाक्य में मेरे गांव के चारों ओर में क्रिया विशेषण पदबंध है। वे पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब बात आती पदबंध क्या होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो इसमें हमें बताना है क्रिया विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए है उस पहाड़ी के पीछे, बी ऑप्शन है उस पहाड़ी, सी है मेरा गांव और डी है के पीछे। अब बताइए इसमें क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो क्रिया विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा उस पहाड़ी के पीछे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया नहीं जा सकता? क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, या फिर संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता,
या फिर विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, या फिर संबंध बोधक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बताइए किसके रूप में प्रयोग नहीं किया जाता एक का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या? के निकट। ये समुच्चय बोधक है, ये संबंध सूचक शब्द है, ये सर्वनाम है या ये संज्ञा है? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? मुंबई के निकट, के निकट शब्द क्या है? ये संबंध सूचक शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के निकट शब्द संबंध सूचक शब्द है जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा। तो वाक्य के संबंध सूचक क्या होगा? जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाते हैं। वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से दिखाते हैं ना। असमुच्चय बोधक शब्द कैसे होते हैं? ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। जो पद से जोड़ता है, दो पद को जोड़ता है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, और, लेकिन, बल्कि, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वह तो घर डैश बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। ऑप्शन ए है वह तो घर के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वह तो घर में अधिकरण कारक, वह तो घर के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, वह तो घर के भीतर संबंध बोधक अव्यय। सोच समझ के इसका आंसर मुझे बताइएगा सभी। वह तो घर के, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें संबंध बोधक अव्यय है, वह घर के भीतर बैठा था। तो इसमें क्या हो रहा था? संबंध हो रहा था, उसके और घर के बीच में संबंध हो रहा था। तो यहाँ हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय घर के भीतर। तो क्या वाक्य बनेगा? वह तो घर के भीतर बैठा था। व्याख्या देके दिए गए रिक्त स्थान में संबंध बोधक अव्यय के भीतर भर जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, वह तो घर के भीतर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या फिर समुच्चय बोधक? बताइए भरोसे शब्द का क्या रूप है, किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संबंध बोधक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। थोड़ी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भरोसे शब्द जो है संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाहर अंदर, बाहर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या फिर संबंधवाचक? बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कारण का पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कारणवाचक, इंपॉर्टेंट है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कारणवाचक अव्यय है। संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। और जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर, किसके? संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है, तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अब तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त, ये शब्द कैसे हैं? ये आपके संबंधवाचक वाक्य के शब्द हैं, संबंध बोधक अव्यय के। आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 13, 12, 14, 15? बताइए। अर्थ के आधार पर जो है संबंधवाचक वाक्य को कितने प्रकार में
विभक्त किया गया कितने भागों में, वो है आपके 13 भागों में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर कौन कौन से कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साचर्यवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। कालवाचक में क्या जाएगा, आगे पीछे बाद आदि, मतलब जिससे समय का बोध हो जाएगा। स्थान में स्थान यहाँ पास निकट, दिशा और तरफ, वृत्ति, साधन द्वारा जरिए, हेतुवाचक लिए निमित्त हेतु, विषय बाबत नाम विषय आदि, व्यतिरेक सिवा अलावा अतिरिक्त, ये सब जो हैं इनके शब्द है पहचानने के। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है। तो उसके घर के आगे ही मेरा घर है, ये वाक्य है। इसमें आपको बताना है संबंध बोधक कौन सा शब्द है इसमें, के, उसके, आगे, मेरा। बताइए, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आगे। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, संबंध किससे हो रहा है, आगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, बताना है। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, किससे संबंध हो रहा है, जिससे जुड़ रहा है, कैसे। ऑप्शन बी है बिना, सी है पढ़ोगे, डी है पुस्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय बिना होगा, जबकि कैसे पढ़ोगे और पुस्तक तीनों असंगत हैं। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय हमें बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कटोरे भर उसने खीर खाई में संबंध बताना है। कटोरे भर उसने खाई, बताइए। कटोरे भर उसने खीर खाई में हमें संबंध बोधक बताना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी भर। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, जो मतलब लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनका एक वचन एक बहुवचन एक वचन ऐसे मतलब जो परिवर्तन नहीं हो सकता। कटोरे का कटोरा हो जाएगा, उसने उसका हो जाएगा, खाई खाना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं। अनुबंध संबंध अव्यय क्या होते हैं, जैसे लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत, ये शब्द क्या है, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है, आगे चलें। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो इस वाक्य में संबंधवाचक बताना है आपको। सेनाएं हो जाएगा, बी है युद्ध क्षेत्र हो जाएगा, आगे हो जाएगा, या फिर बढ़ी, बताइए। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे शब्द जो है वो संबंध बोधक संबंधवाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय है, ऑप्शन बी है विशेषण है, सी है भाववाचक संज्ञा है, और डी है समुच्चय बोधक अव्यय है। अभी पीछे भी भर शब्द आया था, मैंने उसमें भी बताया था क्या हो जाएगा, ये भर शब्द जो है ये संबंध सूचक अव्यय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलें। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, या फिर समुच्चय बोधक, बताइए। जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। देखते हैं, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं, कौन से, और, वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा आदि। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, तो और क्या आ गया, समुच्चय बोधक हो गया। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये व्यधिकरण और समानाधिकरण है ये किसके, समुच्चय बोधक के ही भेद है। आगे देखते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, पढ़ाया, इसलिए, हो गए, तुम, बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए, क्योंकि ये इसलिए जो है ये इन दोनों को, इस वाले सेंटेंस को मैंने तुम्हें पढ़ाया तुम उत्तीर्ण हो गए, इनके बीच इन्हें क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी विकारी दोनों कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। आंधी आई और पानी बरसा यहाँ जो है और क्या है, अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई और पानी बरसा को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ रहा। तो जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, संबंध बताते हैं, वहाँ हो जाता है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, इसमें हमें नहीं बताना है जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, निगेटिव में हमें आंसर देना है। तो इसमें अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आजन्म। उपयुक्त विकल्पों में से आजन्म शब्द समुच्चय बोधक नहीं है, बाकी शब्द अर्थात, अथवा, अतएव क्या समुच्चय बोधक शब्द हैं। दो भेद होते हैं इसके समुच्चय बोधक के, समानाधिकरण और व्यधिकरण। कुछ समुच्चय बोधक पद इस प्रकार हैं, और, वह, एवं, तथा, या, वा, किंवा, की, किंतु, ये शब्द क्या समुच्चय बोधक शब्द हैं। आगे चलते हैं। वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या संबंध है, इसमें हमें की बताना है। वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। तो बताइए क्या है ये, अथवा जोड़ने का काम कर रहा है, या कारण है, या और, बताइए। इसकी से क्या बोध हो रहा है, क्या पता चल रहा है हमें की से। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वह बीमार था, मतलब यानी वो कारण बता रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है, इसलिए, किंतु, फलतः, क्योंकि। विरोध बताना है, विरोध दर्शक अव्यय। तो इसमें विरोध दर्शक अव्यय क्या हो जाएगा, किंतु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विभाजक अव्यय नहीं है, अथवा विभाजक अव्यय नहीं है, नहीं तो विभाजक अव्यय नहीं है, अतएव, या फिर की, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतएव जो है वो विभाजक अव्यय नहीं है। आगे चलते हैं। अतएव जो है विभाजक अव्यय नहीं है, बल्कि कैसा है, संयोजक अव्यय है, मतलब जोड़ रहा है। जो दो वाक्य या कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य करता है, अन्य संयोजक अव्यय है, तथा एवं, और, वह आदि से सभी विभाजक अव्यय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। व्यधिकरण बताना है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। मानो, जो, कि, जब, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जब। जब जो है ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। जो है ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, जबकि मानो, जब, यानी, आदि जो हैं ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, पर, बल्कि, वरन, अतएव, बताइए इसका आंसर। तो अतएव कैसा है, ये विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है, लेकिन, नहीं, और, फलतः। परिणाम दर्शक अव्यय हमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा फलतः जो है ये परिणाम दर्शक अव्यय है। दिए गए विकल्पों में फलतः शब्द परिणाम दर्शक अव्यय है, जबकि शेष लेकिन, नहीं, और तीनों असंगत हैं। अब जल्दी और देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, संकेतवाचक अव्यय नहीं है,
यद्यपि, तथापि, तब, ताकि। तो संकेतवाचक अव्यय क्या नहीं है? ताकि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। कारणवाचक कौन से होते हैं? क्योंकि, इसलिए, कि, जो कि। उद्देश्यवाचक की, जो, ताकि। संकेत जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। और स्वरूपवाचक की, जो, अर्थात, यानी। आगे है वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और गया। बताइए, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, और कैसा है? समुच्चय बोधक शब्द है। आगे चलते हैं, 33 पे चलते हैं, सॉरी 73 है। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है? समुच्चय बोधक के, संबंध बोधक के, निपात के, या फिर क्रिया विशेषण के। बताइए, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? तो ये हैं समुच्चय बोधक के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं, व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाय अब मैं क्या करूँ? इस वाक्य में विषम्य शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या। जल्दी बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा हाय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद, और जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाय अब मैं क्या करूं। वाक्य में विषम्य बोधक शब्द हाय है, जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, उन्हें विषम्य बोधिक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, अच्छा, हाय, छिची, अरे, हे आदि कैसे हैं? विषम्य बोधक शब्द हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक, दुख आदि भावों से होता है, क्या कहलाते हैं? विषम्य आदि बोधक, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। बताइए 75 का क्या हो जाएगा? तो जो संबंध बताते हैं वाक्यों में, मतलब जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं बल्कि वक्ता के हाव भाव से होता है, उन्हें कहते हैं विषम्य बोधक अव्यय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय इस प्रकार बताइए। संबंध बोधक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय, या फिर हर्ष सूचक अव्यय। अफसोस तो उससे क्या पता चल गया? हाव भाव उसके अंदर ही मनोदशा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा हो रहा है? अफसोस, उसे दुख हो रहा है। बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा जल्दी? तो इसमें हो रहा है शोक सूचक अव्यय। किसका फिर उपभाग है ये? विषम्यवादी बोधक का। और उसका चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह होता है इस तरह से। तो इतना ज़्यादा पढ़ो भी नहीं, अगर विराम चिन्ह दिख रहे हैं तो आप कौन से पहचान कर लोगे, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विषम्यवादी बोधक अव्यय है? साधु साधु, बाप रे बाप, हे राम, शाबाश। शाबाश बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाबाश जो है ये अनुमोदन सूचक का है। शाबाश शब्द अनुमोदन सूचक विषम्यवादी बोधक अव्यय, जबकि साधु साधु आशीर्वाद बोधक अव्यय, बाप रे बाप ये कैसे हैं? ये आश्चर्य बोधक अव्यय हैं, और हे राम दुख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विषम्यवादी बोधक अव्यय नहीं है? साधु साधु, सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश। बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा भैया? कौन सा है ये? इसका हो जाएगा साधु साधु या बाप रे बाप। इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर हो जाएगा बाप रे बाप जो है ये प्रशंसा सूचक विषम्यवादी बोधक अव्यय नहीं है। साधु साधु, सुंदर तथा शाबाश प्रशंसा सूचक हैं, जबकि बाप रे बाप कैसा है? ये शोक का है। नेक्स्ट है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? हर्ष बोधक, शोक बोधक, संबंध बोधक, या फिर तिरस्कार बोधक। वाह वाह, वाह वाह किसका है? ये हर्ष बोधक का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हर्ष का वाह, आहा, शाबाश, धन्य, जय। शोक का हा, हाय, काश, त्राही त्राही, आश्चर्य बोधक, ओहो, स्वीकार बोधक हाँ, जी हाँ, ठीक। अनुमोदन ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार छी, हट, दिख, दूर। संबोधन अरे, रे, अजी, हे, ओहो। नेक्स्ट है वह दिन भर पढ़ता है। रेखांकित शब्द में
रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताना। दिन भर परिणामवाची है, निपात है, समुच्चय बोधक है या प्रश्नवाचक है। वो दिन भर मतलब वह दिन भर पढ़ता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निपात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहता, वाक्य में दिन भर निपात है। निपात का अर्थ अनेक होता है, इसलिए निपात कहे जाते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इनका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। शेष विकल्प गलत है। तो इनका प्रयोग किसके लिए होता है, इन निपात का होता है अव्ययों के लिए। आगे चलें। बल प्रदायक निपात नहीं है, सिर्फ केवल खबरदार ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खबरदार जो है ये बल प्रदायक निपात नहीं है। आगे चलते हैं, बस लास्ट ही चल रहा है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा, ठीक, निकट, इधर, कल। बताओ निपात। 92 का बताना है, 82 का बताना है। निपात का उदाहरण है कौन सा है, ए, ऑप्शन ए ठीक जो है ये निपात का उदाहरण है। निपात अव्यय होते हैं जो किसी शब्द पद के बाद जुड़कर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लगभग, करीब, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, जी, नहीं इत्यादि। आगे चलें। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ही सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है, उपसर्ग है। ही शब्द क्या है, ही शब्द है निपात। और कौन कौन से हो जाएंगे, ही, तो, तक, मात्र, भी, भर, ये सब निपात होते हैं। 84 है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तक निपात, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो क्या है ये, आज तक। तक शब्द क्या है, तक है आपका निपात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादि बोधक या निपात। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं निपात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अव्यय चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। कल का टॉपिक मैं बता देती हूँ, लिंग, वचन, काल, वाच्य। क्या कल का टॉपिक रहेगा आपका, लिंग, वचन, काल और वाच्य। ठीक है, कल ये टॉपिक आपका रहने वाला है। आप थ्योरी पढ़ के आना, कल इसके हम प्रैक्टिस ऐड करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये होंगे कल को 50 क्वेश्चन में लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है, 50 से ज़्यादा लेके आऊँगी सब। ठीक है, 100+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा क्लास को। बाय बाय।